वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 का मिड टर्म का पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला ये कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक इफेक्टिव टेक्निक है मोटिवेशन की, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब द पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, यानी कि ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करें उन पार्टीज को जो कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में शामिल होती हैं। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्स टू ट्रेड। एड टू ट्रेड से आपका क्या मतलब है, यानी कि आप क्या समझते हैं एड टू ट्रेड से। डिस्कस एनी 3 एड टू ट्रेड, और 3 एड टू ट्रेड्स को भी डिस्कस करें। उसके बाद ये व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है वो क्या है, एक्सप्लेन करें उसको ब्रीफली। उसके बाद ये व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान क्या, एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये राइट द डेफिनेशन ऑफ टैरिफ्स, टैरिफ्स की डेफिनेशन दें और गवर्नमेंट क्यों लगाती है टैरिफ को। उसके बाद ये डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करें एंड व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल कब होती है। तो पहला एमसीक्यूज आपके सामने मौजूद है। इसके बाद आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी करवाए जाएंगे एमसीक्यूज के बाद। एक एंटरप्राइज जो कि प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट या सर्विस जो कि कस्टमर डिजायर करता है एक्चुअली या करती है, वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, एज अ बिजनेस, बिजनेस कहा जाएगा उसको, एक ऐसी एंटरप्राइज को। उसके बाद ये कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो डिफरेंट टाइप्स स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, जो कि बिजनेस में शामिल हैं, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तमाम के तमाम शामिल है, एक को छोड़ के वो है कुरियर्स, बाकी है ऑनर्स, क्रेडिटर और एम्प्लॉइज वगैरह। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर द पॉसिबल फॉर्म, जितने भी ऑप्शन है पॉसिबल फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप की, एक को छोड़ के वो है ब्यूरोक्रेसी, बाकी है प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। उसके बाद ये कि अब फर्म्स डैश, फर्म की डैश जो है उसको मेजर किया जाता है उसकी स्टॉक प्राइस से, जो कि नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से, वो है वैल्यू। फर्म की जो वैल्यू होती है। उसके बाद ये डैश कंडीशंस रिफ्लेक्ट, कौन सी कंडीशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है नेशंस की इकोनॉमी की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में होती हैं ये जो कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है सर्विसेज के बारे में, वो ये कि ये टेंजिबल, दे आर टेंजिबल, सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती, यानी कि सर्विसेज को आप फिजिकली देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। उसके बाद ये द डिग्री टू विच अ टूल और टेस्ट मेजर व्हाट इज इट इज सपोज टू मेजर इज नॉन एज, यानी कि किस हद तक एक टूल या टेस्ट मेजर करता है, जो उसको मेजर करना चाहिए वो जाना जाता है किसके तौर पे, वैलिडिटी के तौर पे, यानी कि किस हद तक वैलिड है वो। वैलिडिटी इसका आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी इनमें से किसकी, वो है जो ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं होती। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, कॉर्पोरेशन, यानी कि एक कंपनी जो होती है उसको कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उस हद तक ही लाइबल होते हैं। उसके बाद ये कि एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसके अंदर एक पार्टी जो है वो पोजेस करती है राइट्स, वन पार्टी पोजेस द राइट टू अदर पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी को राइट दे देती है एक्चुअली, पासेस द राइट, तो वो है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर यही होता है कि एक पार्टी को राइट मिल जाता है। उसके बाद ये कि शेयर होल्डर इलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सी मीटिंग के अंदर करता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि ब्रीफ हिस्ट्री जो है, ब्रीफ हिस्ट्री, ऑडिटर्स रिपोर्ट, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल, ये जो है मेंशन होते हैं विच ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, जिस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस होते हैं, कंपनी के भी प्रोस्पेक्टस होते हैं। उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म फॉर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस मकसद के लिए नहीं बनाया जाता, फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, इनको अर्निंग के लिए नहीं बनाया जाता, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, ऐसा प्रोसेस जो कि ट्रैक करने का डिमांड और जो सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की इन एन एफोर्ट, ताकि डेवलप किया जाए प्रोडक्ट दे विल वांट टू बाय एन ऑन गोइंग बेसिस, वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जरिए होता है कि कस्टमर जो ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदे। उसके बाद ये डैश इज द टिपिकल सीक्वेंस, इनमें से डैश जो है वो टिपिकल सीक्वेंस होता है चेंजेस इन डिमांड का एक प्रोडक्ट के लिए, जो कि होती है वक्त के साथ, वो है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसका आंसर है।
उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है एक्सेप्ट सिवाय एक को छोड़ के यार कंसीडर, उनको कंसीडर किया जाता है करेक्ट स्टेटमेंट मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। वो क्या है कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर ट्रैकिंग कस्टमर बिहेवियर, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये वेन कंपनी, जब एक कंपनी जो है वो टारगेट करती है एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, क्योंकि उनकी जो नीड्स है बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट कैन बी स्टेटेड, ये स्टेट किया जा सकता है कि कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है क्या उसका मार्केट सेगमेंट, सो मार्केट सेगमेंट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट्स क्वालिटीज एंड फीचर्स, इनमें से डैश जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट की क्वालिटीज का, फीचर्स का, उसके प्राइस का, और वे जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, द प्लेसेस और वो जगह जहाँ उसको सोल्ड किया जाता है वो क्या है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, किस तरह का प्रोडक्ट प्रमोशन जो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ बीइंग डायरेक्ट, डायरेक्ट का होना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना, बाय सेल्स पीपल, ऐसे लोग जो जाहिर बात है सेल्स करने वाले होते हैं, सेल्स पीपल जिनको हम कहते हैं, तो एग्जिस्टिंग और जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उनके साथ, ताकि प्रमोट किया जाए कंपनी की प्रोडक्ट को, वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इसका आंसर। उसके बाद ये क्या, ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स आपको बताए गए हैं इनमें से किस एक को जो है वो बेस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है एज बीइंग दैट विच अकर, जो कि होता है जब एक कंपनी डिलीवर करती है, सेल करती है प्रोडक्ट स्ट्रेटली तौर पे फाइनल कस्टमर को, यानी कि अपने कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रही होती है कंपनी, वो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस, वो है नन ऑफ द अबव, इसका आंसर है। अब ये कि द फॉर्मेशन ऑफ डैश, कौन सा ऐसा बिजनेसेस है, जितने भी बिजनेसेस आपको बताए गए उनके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह, ऐसा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द आंसर हियर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयर होता है, किसी एक को प्रॉफिट जाहिर बात है नहीं मिलेगा, सबको ही मिलेगा। उसके बाद इन पार्टनरशिप डीड जो है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पार्टनर्स के दरमियान किस हिसाब से किया जाता है, एज पर एग्रीड रेशियो इन पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीड रेशियो होता है, जो रेशियो एग्री होता है उसके मुताबिक किया जाता है। और उसके बाद ये द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टू बोरो के, वो बोरो कर सके बैंक से, वो मेंशन होती है, लिखी हुई होती है कहां पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन को जो है वो कंसीडर किया जाए जब डिजाइन करें एक बिजनेस प्लान। उसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं बिजनेस के, मार्केटिंग कंपोनेंट और फाइनेंशियल कंपोनेंट आ जाते हैं। उसके बाद ये कि एक फर्म जो कि एक्वायर करती है दूसरी फर्म को एज अ पार्ट के तौर पे, उसके ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी वो एंगेज हो रही है किसके अंदर, एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के अंदर। उसके बाद ये कि जो रिकॉर्ड है कंट्री की इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट ऑफ गुड और जो सर्विसेज हैं वो खिलाया जाता है किसके तौर पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के तौर पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रीटी है डिजाइन किया गया रिमूव करने के लिए बैरियर्स के फ्री फ्लो हो गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल का नेशंस के दरमियान, वो है डब्ल्यूटीओ इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो इनमें से क्या है, वो है गवर्नमेंट पेमेंट करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कि वो रिड्यूस कर सके प्राइस अपने एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, सो यही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वेरी सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल फास्ट फूड रेस्टोरेंट इग्नोर कर रहा है कस्टमर्स के कंसर्न को, जो कस्टमर का मसला है, स्मॉल वॉर टॉयज यानी कि जो खिलौने हैं वॉर टॉयज जो हैं, और इसके अलावा टॉय गन्स जो कि इंक्लूड होता है किड्स मील में, बच्चों का जो जाहिर बात है खाना है उसके अंदर। सो मैनेजर को जो है वो फोकस करना चाहिए इंप्रूव करने के ऊपर फर्म की किस चीज़ को, एथिक्स के ऊपर। सो ये एथिक्स से रिलेटेड इशू है असल में। और उसके बाद ये कि डैश जो है, इनमें से डैश ऑप्शन जो है वो डायमेंशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हायर करना माइनॉरिटी वर्कर्स, ऐसे वर्कर जो जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से हो, चाहे वो एथनिकली माइनॉरिटी है या फिर रिलीजन के हिसाब से उनको मतलब ऐसे रिलीजन से ताल्लुक है जो माइनॉरिटी में है। एंड मेकिंग सेफ प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ बनाना और इस तरह मिनिमाइज करना पॉल्यूशन को, यूज करना एनर्जी को वाइजली और प्रोवाइड करना एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये किस चीज़ को, मतलब ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के अंदर आती हैं, ये आती है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ऐसी फर्म हायर करेगी जाहिर बात है माइनॉरिटी वर्कर को भी,
सेफ प्रोडक्ट बनाएगी, मिनिमाइज करेगी पॉल्यूशन को, यूज करेगी एनर्जी को वाइजली यानी कि एफिशिएंसी के साथ, प्रोवाइड करेगी एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट अपने वर्कर्स को। उसके बाद ये कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक डायनामिक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें शामिल है ऑनगोइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एक एनालिसिस जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, स्ट्रेटजीज का और पॉलिसीज का, और एम क्या है उसका डिसाइड करना कि राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड व्हेन एंड वेयर। सो ये इसका आंसर है। और सिलेक्शन डिवाइसेस जो कि बेस करती हैं फिजिकल कंडीशन के ऊपर कैंडिडेट्स की जानी जाती है किसके तौर पर, मेडिकल टेस्ट के तौर पर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट, इनमें से कौन सी चार्ट शो करती है टर्नओवर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो करती है रिप्लेसमेंट चार्ट। उसके बाद ये हॉथन स्टडीज फाउंड, हॉथन स्टडी के अंदर क्या पाया गया है, that social and psychological factor could significantly affect productivity। social और psychological factor जो है वो significantly affect करते हैं productivity को। उसके बाद ये कि according to the Maslow hierarchy of needs, Maslow hierarchy of need के मुताबिक एक पर्सन जो कि बाय करता है मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म जो है बाय करती है एक्चुअली अपने घर के लिए, और उस वो मोटिवेट होती है, मोटिवेटेड टू डू सो इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड। किस नीड के लिए, यानी कि एक्चुअली किस नीड के लिए उसने बाय किया है मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म। सो वो है सिक्योरिटी नीड के लिए। सो सिक्योरिटी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो कंपनी पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन और सैलरी, इनको कैरेक्टराइज एज, ये तमाम के तमाम कौन से फैक्टर में है, ये हाइजीन फैक्टर में है। और जो टर्म है जॉब रोटेशन की, वो इसमें से क्या है, मींस दैट स्टाफ इज मूव किया जाता है पीरियडिकली फ्रॉम टास्क टू टास्क, यानी कि एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ, ताकि इंक्रीज की जाए वैरायटी और इंटरेस्ट भी। और उसके बाद ये कि इन डैश ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड कस्टमर की सेटिस्फाई की जाती है। तो ऐसा मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज में होता है, क्योंकि मार्केटिंग का मकसद ये है कि अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई किया जाए कस्टमर्स की। अब आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस भी आपको करवाए जा रहे हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ मोटिवेशन डिस्कस। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि इफेक्टिव टेक्निक है मोटिवेशन की, इसको डिस्कस करें। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो इज द इवैल्यूएशन, वो होती क्या है, इवैल्यूएशन करना, एग्जामिनेशन करना परफॉर्मेंस की, कि पता चल सके कि परफॉर्मेंस आखिर कैसी जा रही है। डेट पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन और नॉट, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक भी वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द रीजंस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल वो क्या है, क्यों रीजन क्या होते हैं इसके, वैलिडेशन होना, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, इनके किस हद तक जो है जाहिर बात है ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम वैलिड है, एक तो ये बात, और फिर पे फॉर परफॉर्मेंस के जो पे किया जा रहा है उसके मुताबिक भी परफॉर्मेंस है कि नहीं है। उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें पार्टीज जो कि शामिल है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में। सो दो पार्टीज होती हैं, एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर की अगर बात करें सो वो पर्सन या वो पार्टी जो कि राइट देता है या देती है कि सेल किया जाए प्रोडक्ट या सर्विसेज को, राइट टू सेल प्रोडक्ट और ऑफर, सॉरी, राइट टू सेल और ऑफर, राइट देना कि सेल किया जाए या ऑफर दी जाए उसकी प्रोडक्ट या सर्विस अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, यानी कि नाम भी जाहिर बात है उसी का ही यूज़ किया जाएगा, उसका नाम यूज़ करते हुए। और फिर फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी जो है जिसको राइट दिया जा रहा है फ्रेंचाइजर की तरफ से, फ्रेंचाइजी इज बीइंग ग्रांटेड फ्रॉम फ्रेंचाइजर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशनल राइट। रिप्रेजेंटेशनल राइट होता है कि सेल किया जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए गुड्स, या फिर प्रोवाइड की जाए सर्विस, या अंडरटेक किया जाए किसी प्रोसेस आइडेंटिफाइड विद फ्रेंचाइजर से है अगेंस्ट एन एग्रीमेंट फी। और जाहिर बात है एक एग्रीड फीस होती है, एक ऐसी फीस जिस पे दोनों एग्री करते हैं, या फिर कंसिडरेशन जिसके अंदर रॉयल्टी भी होती है, वेदर और नॉट ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क, इसके अलावा ट्रेड नेम या लोगो या कोई भी सच सिंबल एज द केस में बी इज इन्वॉल्व। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एड टू ट्रेड, एड टू ट्रेड से आपका क्या मतलब है, डिस्कस करें कोई से भी 3 एड टू ट्रेड। सो ट्रेड का मतलब ये होता है कि बाइंग और सेलिंग करना, गुड्स की बाइंग और सेलिंग को हम ट्रेडिंग कहते हैं। तिजारत जिसको हम कहते हैं, तिजारत में होता क्या है कि एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचा जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि एक जगह से सामान जो है वो ज़्यादा मिकदार में ख़रीदा जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा करके बेचा जाता है उन जगहों पे जहाँ वो अवेलेबल नहीं होता या लोगों तक नहीं पहुँचता।
जबकि एड टू ट्रेड में तमाम वो चीज़ें शामिल होती हैं जो हेल्पफुल है ट्रेड में, ट्रेड को मदद बनाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए कई सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो है सारी बातें कई सारी चीज़ें एड टू ट्रेड होती है। इसके अंदर बैंकिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, वेयर हाउस आ जाता है। इसके अलावा एजेंट्स हैं, फाइनेंस है, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन है। अब हम कुछ एड टू ट्रेड को डिटेल में देखते हैं। सो बैंकिंग की अगर हम बात करें, डेली बिजनेस रूटीन में कमर्शियल बैंक्स और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये हेल्प करते हैं सेलर्स को और बायर को भी रिसीव करने में और बाय करने में, पेमेंट्स की रिसीविंग, और जो पे किया जा रहा है, यानी कि कोई पे कर रहा है ख़रीदने के लिए और कोई रिसीव कर रहा है पेमेंट, तो बैंकिंग जो है उससे काफ़ी जो है वो ज़ाहिर बात है हेल्प मिलती है। और कितना सारा जो है ज़ाहिर बात है कैश कैरी करना है, या फिर जो भी ज़ाहिर बात है पेमेंट्स आ रही हैं उनको रखना भी ज़ाहिर बात है काफ़ी मुश्किल होता है। सो बैंक जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। और दूसरा ये कि फिर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनको बनाया जाता है मिल्स में और फैक्ट्रीज के अंदर, और वो कस्टमर कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं डिफरेंट जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि एयर, रोड्स, रेल्स और सीज वगैरह, इनके ज़रिए। यानी कि अब जो सामान बनाया जाता है वहाँ से लेकर कंज्यूमर्स तक पहुँचने में आप देखते हैं कि वो ज़ाहिर बात है जहाँ बन रहा है इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है ज़ाहिर बात है वो रेजिडेंशियल एरियाज से काफ़ी दूर होते हैं, और वो सामान जो है वो कहाँ किस तरह पहुँचता है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पहुँचता है। और कई सारे तो ऐसा गुड्स भी होते हैं, ऐसा सामान भी होता है जो डिफरेंट सिटीज़, दूसरे शहरों से या इवन के दूसरे कंट्रीज से भी आते हैं, जिनको इम्पोर्टेड गुड्स कहते हैं। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाया है ना। अब जब इम्पोर्टेड गुड्स हम खरीदते हैं तो वो एयरलाइन, रेलवेज या फिर सीज के ज़रिए भी आ सकते हैं, कुछ रोड्स के ज़रिए भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। और जो नॉर्मली ज़्यादा तौर पे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो रोड्स की यूज़ होती है। जब हम हमारे अपने शहर के अंदर कोई चीज़ अगर बनती है या किसी दूसरे सिटी से भी होती है तो रोड्स की ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा होती है, हम देखते हैं। उसके बाद ये कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफ़र जब होता है, गुड्स सामान को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो रिस्क से फ्री नहीं होता, कई सारा रिस्क होता है। और वो इस वजह से होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी भी हो सकती है, और हमारे यहाँ तो स्नैचिंग भी हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, ट्रेडर्स को हेल्प करती हैं ताकि इस प्रॉब्लम से निपटने में इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करें। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि बेनिफिट के बारे में सोचना सोसाइटी के, और अवॉइड करना हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो कि सोसाइटी के लिए हों। यही कहलाया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसके अंदर शामिल है एथिकल एटीट्यूड होना कस्टमर्स की तरफ, कस्टमर्स के साथ एथिकली तौर पे, अखलाकी तौर पे पेश आया जाए। और जो एम्प्लॉयज़ के साथ डील किया जाए उसके अंदर भी जारी बात है एम्प्लॉयज़ को इंसान समझा जाए, मशीन ना समझा जाए। कई सारे आप देखते हैं कि बॉस ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को मशीन समझ रहे होते हैं। तो ये इंतहाई अनएथिकल है, इंतहाई गैर अखलाकी जो है वो ज़ाहिर बात है अमल है। और एथिकल कम्युनिकेशन होना गवर्नमेंट के साथ भी ज़ाहिर बात है एथिकली तौर पे कम्युनिकेट किया जाए, झूठ ना बताया जाए, और लोकल बॉडीज़ के साथ भी, और एथिकल बिहेवियर हो स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद ये राइट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स लिखे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के। पूल होता है रिसोर्सेज का, जैसे कि प्रोडक्ट्स जो है दोनों फर्म की, डिस्ट्रीब्यूशन जो है बोथ फर्म की आर बेसिक आउटकम्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। और चैनल जो है यूज करती है हर फर्म, मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपेबिलिटीज़ जो फर्म की, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फंडिंग, इसके अलावा कैपिटल, इक्विपमेंट, शेयरिंग, नॉलेज, एक्सपर्टीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हेयरिंग। और इसकी जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक अलायंस की, वो देखी जाती है एयरलाइन की इंडस्ट्री में, कि एक आप जो है एक एयरलाइन में जाते हैं एक कंट्री तक, और उसके बाद फिर दूसरी एयरलाइन में आप जाते हैं। दो एयरलाइंस के आपस में जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस देखने में आता है। उसके बाद ये व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। पहला ये कि एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट जो है नेसेसरी होता है पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न या ओरल हो सकता है, और बेटर ये कि एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म के अंदर हो ताकि डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, डिस्प्यूट्स को। उसके बाद ऑडिट है, अगर पार्टनरशिप जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जो लीगल एंटिटी नहीं है,
सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा एजेंट, पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एक्ट करता है एज एन एजेंट के तौर पे दूसरे पार्टनर के लिए। और इसके अलावा बिजनेस की बात की जाए तो पार्टनरशिप एक बिजनेस यूनिट है और बिजनेस हमेशा जो है वो नॉर्मली तौर पे प्रॉफिट के लिए ही होता है। सो इट मस्ट नॉट इंक्लूड क्लब। इसके अंदर जो क्लब शामिल नहीं होते या फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं और जिनको बनाया जाता है वेलफेयर के लिए, ऐसी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हो सकती, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। और उसके बाद ये कि कॉपरेशन। सो पार्टनरशिप के अंदर जो म्यूचुअल कॉपरेशन और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पार्टनरशिप जो है वो नहीं हो सकती कॉपरेशन के बगैर, कॉपरेशन होता है लाजमी। और फिर डिसोल्यूशन है। सो पार्टनरशिप एक टेम्प्रेरी फॉर्म होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है अगर एक पार्टनर जो है वो लीव कर जाए या डाई हो जाए या फिर उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और लीगल एंटिटी की बात करें, सो अगर पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर नहीं है, ये जो लीगल एंटिटी नहीं है, और पार्टनरशिप जो है वो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसकी मेंबर्स से, वरना नॉर्मली कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद ये कि फिर मैनेजमेंट। सो पार्टनरशिप के अंदर तमाम पार्टनर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ चंद ही पार्टनर ऐसा होता है अलाउ होता है उनको कि मैनेज करें बिजनेस अफेयर। और नंबर ऑफ पार्टनर की बात की जाए तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। और नॉर्मली तौर पे पार्टनर्स जो है 20 से ज़्यादा ना हो, और बैंकिंग के केस के अंदर एक्सीड ना करें 10 से। और ऑब्जेक्ट क्या है कि ओनली डैट बिजनेस इज कंसिडर्ड एट पार्टनरशिप। सो तो सिर्फ ऐसे ही बिजनेस को पार्टनरशिप कंसिडर किया जाएगा जिसको प्रॉफिट के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह, ये पार्टनरशिप में उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत अहम डिफरेंस है कि पार्टनरशिप के अंदर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेलफेयर वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट वगैरह, वो इसमें शामिल नहीं है। वो होती हैं नॉर्मली तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या एक्सप्लेन करें। सो बिजनेस प्लान फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सो बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के और किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव भी किया जाए। एक अच्छा प्लान जो है वो डेवलप होना चाहिए ताकि एक्सप्लोर किया जाए अपॉर्चुनिटी जो कि डिफाइन की गई। और एक अच्छा जो बिजनेस प्लान है वो इंपॉर्टेंट होता है डेवलप करने के अंदर अपॉर्चुनिटी और डिटरमाइन करने के लिए कि रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं एंड ऑब्टेनिंग दोस्त, और हासिल करना उन रिसोर्सेज को सक्सेसफुली मैनेज करना वेंचर को। उसके बाद एक डेफिनेशन दे टैरिफ की और क्यों गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है। सो टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंटरिंग इनटू अ कंट्री, यानी कि टैक्स जो कि ऐसे गुड्स के ऊपर, सामान के ऊपर लगाया गया जो कि कंट्री के अंदर दाखिल हो रहा है, ये जो है हम टैरिफ कहते हैं। यानी कि टैरिफ वो टैक्स है जो ऐसे सामान के ऊपर लगाया जाता है जो कंट्री के अंदर दाखिल हो रहा है। और फिर है इसको लगाया क्यों जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स इन अ कंट्री, इसलिए लगाया जाता है ताकि इम्पोर्ट्स को कम किया जाए एक कंट्री के अंदर। उसके बाद डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफाइन करें एंड व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, कब बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल होती है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड होता है तमाम जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है कंट्री और जो बाकी दुनिया के दरमियान होती है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और अगर रिसिप्ट जो है वो अगर पेमेंट ज़्यादा होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।